नमस्कार। IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सरमन सिंह, एम्स भोपाल के निदेशक हैं। डॉक्टर साहब, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से पूरा विश्व, पूरा देश, समूचा प्रदेश एक विभीषिका से जूझ रहा है, इस समय हॉस्पिटल्स के ऊपर एक बड़ा दबाव है और लगातार डॉक्टर्स इस महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना से। तो जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा सर आपसे। जी नवीन जी, जैसा बिल्कुल आपने सही कहा कि इस समय सारा दुनिया के बहुत सारे देश इस व्यथा से गुजर चुके हैं और बहुत सारे अभी भी इससे ग्रसित हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस समय भारत देश में है और भारत बड़े बुरे समय से गुजर रहा है इस समय, दुर्भाग्यवश। और हम जैसे देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में रोजाना केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं और हमारा प्रदेश भी अनफॉर्चुनेटली उसमें भी बहुत सारे केसेज आ रहे हैं और मृत्यु भी बहुत हो रही हैं। जी। और मेरा मानना इसमें हमेशा ये रहा है कि ये मैन मेड ट्रेजेडी है। जिस तरह से कि हमको पता था कि फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव आएगी और जैसे अभी भी हमको पता है कि सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव फिर आएगी, तो हमको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था उस तरह से। लेकिन समहाउ हम लोग बिल्कुल निर्भीक भी हो गए और पब्लिक ने बिल्कुल जितनी सावधानियां हम एक साल से कर रहे थे, शायद उसमें कुछ लोगों का मानना यह है कि थकावट भी आ गई। लेकिन जो भी कारण रहे हों, तो खुद हम पब्लिक एज सच सब एकदम कंप्लेसेंसी जिसको कहते हैं, या बिल्कुल सारी सावधानियां छोड़ दी। सरकार के सामने भी बहुत सारे इश्यूज थे कि इकोनॉमी बहुत डिप कर चुकी थी, तो किसी न किसी तरीके से इकोनॉमी को भी रिवाइव करना था। तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ें खोली गई और जिसमें कि सिनेमा हॉल थे, रेस्टोरेंट से ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन थे, यातायात हमारा शुरू हो गया, तो उसकी वजह से इधर से उधर लोगों का आना जाना हो गया। तो ये दोनों चीज़ें मिली और उसके ऊपर तीसरी चीज़ जिसको हिंदी में एक भाषा में कहते हैं सोने पे सुहागा, उसमें हमारा जो वायरस था उसने भी अपना रूप बदल लिया और वो भी बहुत भयानक रूप धारण करके उसमें एक जो स्प्रेड होने की शक्ति जिसको कहते हैं, या जो संक्रमित करने की शक्ति थी, वो बढ़ गई। तो ये तीनों चीजें जब मिल गई तो नेचुरल बात है कि ये होना ही था। और इसलिए यंगस्टर्स ने नेचुरली जितने भी जब रिलैक्सेशन हुए सरकार की तरफ से या अपने आप जो भी है, तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के जो भाग लिया हमारे जो 20 से 40 साल तक के लोग होते हैं। अब नेचुरली उनकी कई बार मजबूरियां भी होती हैं, बिकॉज उनको रोजी रोटी भी करनी होती है। जितने लेबरर्स अपने जहाँ पर चले गए थे वो वापस अपनी रोजी रोटी के लिए आने लग गए, नौकरी चलने लग गई, बिजनेस हाउस से शुरू हो गए। फिर उसके साथ साथ जब पैसा आने लगता है तो एंटरटेनमेंट भी लोग शुरू हो गए, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, खाना पीना सब हो गया। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें मिल करके जो हम ये सेकंड वेव देख रहे हैं और इतनी स्पीड से बढ़ रही है, उसका कारण हमें हमें इसमें संदेह नहीं है कि ये मानस या मानव द्वारा ही रचित वेव है। और हमारा मानना ये भी है कि इंसान ने ही इस वेव को ऊपर उठाया और इंसान ही इसको नीचे ला सकता है और उसमें सारे पब्लिक का इसमें सपोर्ट जरूरी है। सरकारें अपना काम कर रही हैं लेकिन पब्लिक ही इसको ला सकती है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल आपने सर ठीक कहा कि निश्चित रूप से आत्मनियंत्रण, स्वनियंत्रण ही एकमात्र उपाय है। जिस प्रकार से जहां जहां भी लॉकडाउन खोले गए, चाहे ब्रिटेन की बात हो या अमेरिका की बात हो, और वहां ये पाया गया कि जैसे ही लॉकडाउन खोले गए, स्कूल खोले गए, तो संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति बनी, तो चूंकि इस बार पिछले लॉकडाउन को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था और लॉकडाउन को लेकर लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। इस बार राज्यों को दिया गया था कोरोना कर्फ्यू कहा गया उसको। अब जब 2 गज दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये जो एहतियात थे, अगर इनके साथ थोड़ा जिंदगी चलती, थोड़ी उसकी रफ्तार और थोड़ा उसका जो डिस्टेंस है वो मेंटेन होता, तो शायद इतनी गंभीर स्थिति में नहीं होते।
अभी भी जैसा आपने कहा है कि लोगों को ही नियंत्रित करना होगा, तो जिस प्रकार की सर स्थितियां अभी हॉस्पिटल्स पे, जिस प्रकार का दबाव है, लोग कुछ चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं। ऑक्सीजन और एक रेमडेसिविर करके एक मेडिसिन है, उसको लेके बड़ा अफरा तफरी मची हुई, हर जगह उसकी काला बाजारी की या उसके कलेक्शन को लेकर खबरें आ रही हैं। तो इसको लेकर जरूर चाहूंगा सर कि क्या रेमडेसिविर को लेकर जो है कि बिल्कुल ही जीवन रक्षक है कोरोना से, क्या है मूलतः ये? जी, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं उसी में बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सीन देखने को मिलते हैं कि एक तरफ आप देख रहे होंगे हम लोगों के ऊपर, सारे हॉस्पिटल्स के ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है, और जिस तरह से लोग मर रहे हैं, करा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर एम्बुलेंसेस में ऑक्सीजन दी जा रही है, और डेथ बहुत सारी हो रही है। जी। लेकिन वही जनता, उसी के हमारे कुछ लोग अभी भी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं। तो ये बड़ा विरोधाभास लगता है हमारे व्यवहार में। एक बिल्कुल तरफ हम ठीक। रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उससे हम कोई पाठ नहीं सीख रहे हैं। बिल्कुल तो ये ठीक। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें सरकार को दोषी ठहरा देना या डॉक्टरों को दोषी ठहरा देना, मुझे लगता है कि उनको ज्यादा उचित या इजी लगता है। सरल भाषा में कहूँ तो इजी लगता है कि दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर देना ज्यादा इजी है, अपने संयम नहीं रखते हैं। जहां तक आपका सवाल था रेमडेसिविर का, रेमडेसिविर डेफिनेटली, जैसा कि बार बार हमने कहा है, बहुत सारे चैनल्स में पहले भी कह चुके हैं, ये रामबाण दवाई नहीं है। और जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली उसके लिए भागम भाग हो रही है, और जिस तरह से गवर्नमेंट्स के ऊपर या डॉक्टर्स के ऊपर प्रभाव प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, ये उचित नहीं है। बिकॉज बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, ये वायरस को मारती है दवाई, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको देने से मरीज ठीक हो जाएगा, या इसको ये दवाई नहीं मिलेगी तो मरीज ठीक नहीं होगा। बहुत सारे और भी चीजें साथ में लगती हैं, जिसकी वजह से उसका आउटकम मरीज की हम देखते हैं। बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं, जैसे स्टीरॉयड वगैरह हैं, जब बहुत सीरियस पेशेंट हो जाता है तो उस समय वायरस से ज्यादा डेथ होती है। ऑटो इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो उसको बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता शरीर को। तो उस समय रेमडेसिविर की जरूरत नहीं होती है जितनी जितनी कि हमें स्टीरॉयड्स की, और जो एंटी साइटोकाइन जो ड्रग्स हैं, टोसिलिजुमैब जिसमें एक है, उस तरह की दवाइयां ज्यादा कामयाब होती हैं। रेमडेसिविर जिनको लगती भी है, उनके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे कारण हो सकते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर है या दूसरी जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो रेमडेसिविर के बाद भी लोग मरते हैं। तो ये लोगों को समझने की बहुत जरूरत है, और हमारे कई कलीग्स ने, कई डॉक्टर्स ने ये बार बार कहा है कि ऐसा नहीं है कि जिसको रेमडेसिविर मिल जाएगी उसकी जिंदगी बच जाएगी, या जिसको नहीं मिलेगी तो वो बच नहीं पाएगा। ये बिल्कुल मिथ्या है और बिल्कुल फेक है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मरीज हमारे बिना रेमडेसिविर के भी बच के गए हैं, स्वस्थ होके गए हैं। एंड हम देख रहे हैं कि आज की डेट में देखा जाए तो लगभग 85 और 80% लोगों को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं पड़ रही। वो क्वारंटीन में ही ठीक हो जाते हैं, या छोटी मोटी दवाई खा के उनका बुखार वगैरह होता है वो ठीक हो जाता है। लगभग 15% ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल में आना पड़ता है। 15% में लगभग 1 से 1.5% लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ होती है। तो आप जो 1.5% ये जो देखेंगे, इनमें भी लगभग 90% को रेमडेसिविर लग चुकी है, लेकिन फिर भी डेथ हो रही है। तो इससे साबित होता है कि रेमडेसिविर ऐसा नहीं है कि रामबाण है, यस, इसका अपना रोल है। तो ये डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर के विवेक के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किस मरीज को रेमडेसिविर देनी है। अगर इजीली अवेलेबल है तो ठीक है, वन ऑफ दी ऑप्शन है ये। लेकिन इसके लिए ब्लैक होर्डिंग करना और चोरी करना, और दवाई स्टोर को मीन्स उसकी वो कर लेना, किडनैप कर लेना ड्रग्स को, ये सब चीजें बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और ये नहीं होना चाहिए। जी सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि स्वनियमन, स्वनियंत्रण ही एकमात्र उपाय है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं कि तैयारियां नहीं थीं, और जितने संख्या में जो मरीज सामने आ रहे हैं, कोरोना संक्रमित जो सामने आ रहे हैं, तो कोरोना संक्रमण का अनुमान लगाने में लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि सरकारें फेल हुई हैं।
लगातार मरीजों की संख्या जिस हिसाब से आ रही है, बिल्कुल तय है कि उस हिसाब से लगातार व्यवस्थाएं करना सरकार के लिए संजीवनी बूटी का इस्तेमाल, संजीवनी बूटी लाने जैसा या ढूंढने जैसा है। तो चैन संक्रमितों की टूटे ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन जो ताज़ा हालात हैं उसमें व्यवस्थाएं इतनी हैं कि जिस संख्या में मरीज आ रहे हैं, गंभीर मरीजों को इलाज मिल जाए, जो लोग होम आइसोलेशन में रह सकते हैं या आइसोलेशन सेंटर्स पर रह सकते हैं, कोविड केयर सेंटर्स पर रह सकते हैं, जो ताज़ा हालात हैं उसमें जिस प्रकार का एक पैनिक है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशन, क्या वैसा है सर? देखिए, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी जब जब हमने जो सजेशन दिए हैं तो मोस्ट ऑफ जितने भी सुझाव थे वो माने हैं। जिनमें से एक सुझाव हमारा ये भी था, और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने दिया था, तो उन्होंने उस पर कार्रवाई हुई है। और स्टेट में सारे में, जिसमें कि जो होम क्वारंटीन है, तो हमने सजेशन दिया था पिछली मीटिंग में कि उनको, कई बार होता है कि वो संक्रमित हो गए लेकिन उनके घर में कोई चीज़ खाने पीने की नहीं है, तो नेचुरली उनको जाना पड़ेगा। तो हमने कहा था, तो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे स्टेट में वो ये देखभाल कर रहे हैं कि उनको फ़ोन कॉल करके कोई ज़रूरत है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत है या कुछ खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें, उसका भी इंतजाम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। दूसरा जो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का सरकार का इस समय दोष नहीं है, इस समय मैं कहूँगा, बिकॉज आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिकल चीज़ें हैं। हम सरकारी आदमी हैं, हम उस चीज़ में जाने से, हम तो वो चीज़ सोचते हैं जिससे फ़ायदा हो सकता हो। जी, आज की डेट में हम वही चीज़ बताना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि उसी चीज़ पे एम्फेसिस दिया जाए जिससे कुछ फ़ायदा हो सकता हो, सॉल्यूशन निकलता ठीक हो। बात। पॉलिटिकल पार्टीज अपने काम से करती हैं, उनकी अपनी राजनीति होती है, उससे हमको लेना देना नहीं। आज की डेट में हमको ये है कि किस तरह से जितने मरीज आ रहे हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, और उसमें मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो ऑक्सीजनेटेड बेड की। तो आज भी हमारी चर्चा हुई है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो ऑक्सीजनेटेड बेड और उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, तो इस पे मध्य प्रदेश सरकार क्या, भारत सरकार भी, सारी सरकारें पूरा अपनी चुस्ती से लगी हुई हैं। दुर्भाग्यपूर्ण जो जो भी हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, उसमें इतनी स्पीड से बढ़ गया। तो जैसा आपने कहा, इतनी किसी ने सोचा नहीं था, और जिस तरह से कोरोना की ये नई स्ट्रेन आकर के जिस स्पीड से ये फैल गई, तो ये अनएंटिसिपेटेड थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में जिस तरह से भारत सरकार अपने प्रयत्न कर रही है, जिसमें ऑफ कोर्स सारी सरकारों को उस तरह से ऑक्सीजन जो विदेशों से भी मंगाई जा रही है, सिलेंडर्स भी बनाए जा रहे हैं, तो उस तरह वेंटिलेटर भी मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें मिल रही हैं और उस तरह से जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी उनके लिए मुझे अफसोस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में हम लोग, देश की सरकार और प्रदेश की सरकारें इनको कंट्रोल कर पाएंगे। जी, जिस प्रकार से सर आपने कहा कि अब चूंकि अचानक जब भी कोई आपदा आती है तो और अनुमान से ज़्यादा आती है, तो फिर सब अनुमान धरे रह जाते हैं, और फिर बजाय इस पर के अनुमान फेल हुए या अनुमान कमतर साबित हुए, उस आपदा का सामना करना ही एकमात्र उपाय है, जिसको बखूबी हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स कर रहे हैं। सरकारों का सहयोग मिल रहा है, आप ये भी कह रहे हैं। लेकिन सर इस बीच में वैक्सीनेशन भी चल रहा है, और वैक्सीनेशन के परिणाम बड़े उत्साहजनक हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेशन जिनका हुआ है उनको कोरोना का संक्रमण या तो नहीं हुआ है या ना के बराबर हुआ है, और हुआ भी है तो फिर बहुत गंभीर नहीं हुआ है। तो आपको नहीं लगता सर कि वैक्सीनेशन पर और ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए? और अब 18+ है, 18 साल से ऊपर सारे लोगों के लिए है, तो इसको बहुत द्रुत गति से सरकारें करें, और जो भी हॉस्पिटल्स हैं अन्य सारी जगहों पर ये वैक्सीन उपलब्ध हो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको लगाया जाए सर। देखिए, आज भी अभी अभी बिल्कुल आपके मतलब 1 घंटे पहले ही हमारी किसी बहुत सीनियर अधिकारी से बात हो रही थी, जी, और यही जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि वैक्सीन लगनी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सरकार के सामने ये है कि सरकार ने जितनी वैक्सीन दी, लोगों ने हेजिटेंसी इतनी दिखाई कि लोग लगवाने नहीं आए वैक्सीन को। तो इसीलिए ये फिर अब 18 से 45 साल वालों को भी खोलनी पड़ी है, क्योंकि हो सकता है कि अब ये यंगस्टर्स लोग हैं और जितनी मृत्यु हो रही है और जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, हो सकता है अब लोग वैक्सीन लगवाएं। और जैसा कि बिल्कुल सही कहा आपने कि वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, बिकॉज वैक्सीन का ये बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों में देखा गया है कि
लगभग 70% लोगों में इन्फेक्शन से बचाती है ये। और लगभग जितने जो 30% जिनमें हो भी जाते हैं इन्फेक्शन, उनमें से 99% लोगों में सीरियस इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलता है और डेफिनेटली उनकी मृत्यु से वो मतलब जिंदगी उनकी बच जाती है। तो ये डेफिनेटली है। तो मैं सबको आपके माध्यम से बार-बार वंस अगेन मैं कहूँगा कि सभी लोग अपना जाएँ और जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है नज़दीक में, वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ और जो भी सरकारें अपनी कार्रवाई कर रही हैं, उसमें अपना सहयोग दें और जिससे कि आपके लिए, खुद के लिए फ़ायदा होगा, अपने समाज के लिए होगा, अपने परिवार के लिए होगा। बिकॉज़ आप सरकार पे कोई एहसान नहीं कर रहे, वैक्सीन लगवा रहे हैं या आप 2 गज की दूरी रख रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं, हैंड हाइजीन कर रहे हैं या मास्क लगा के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। बिकॉज़ मास्क ही सबसे बड़ी आज की डेट में प्रोटेक्ट करने की उचित तरीका है। तो मास्क ज़रूर लगाएँ। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एहतियात आप अपने लिए बरत रहे हैं। और जैसा कि बीच में जैसे ही कोरोना गया और वैक्सीन आई, सिर्फ वैक्सीन आई इस बात को लेकर हम इतने लापरवाह हो गए और फिर उत्सव धर्मिता शुरू कर दी, भीड़ भाड़ शुरू हो गई, आयोजन शुरू हो गए। तो अब निश्चित रूप से अगर तीसरी लहर को आने से रोकना है और दूसरी लहर का बखूबी सामना करना है सर, तो जो मुझे समझ में आ रहा है या जितना आपने एक चीज पर जोर दिया है वो ये है कि जो कोरोना से निपटने के लिए जो एहतियात हैं, वैक्सीनेशन अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन है और मास्क, ये जो एहतियात हैं जो कोरोना से बचाव के लिए जो कहे गए हैं, वो हमें अपने जीवन का अपरिहार्य हिस्सा या अभिन्न अंग अपने व्यवहार में उनको शामिल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, यही है और इसी से हम इस लहर को नीचे ला सकते हैं और कोई अभी फिलहाल कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कोई भी एक जादू नहीं है जो कि सरकार कोई भी कर सके। जी सर, एक बड़ी चुनौती है डॉक्टर्स को। वैसे तो हम लोग दूसरा भगवान कहते हैं और डॉक्टर जिस प्रकार से मतलब जिस निष्ठा और साहस का परिचय दिया पहली लहर में, दूसरी लहर में, पहली लहर में तो ये मालूम नहीं था कि ये कितना खतरनाक है। बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं थी, स्टडी नहीं थी। डॉक्टर संक्रमित भी हुए, कुछ काल कलवित भी हुए। लगातार मरीज आ रहे हैं, उस संख्या में डॉक्टर्स तो नहीं है सर, तो एक दबाव तो बहुत ज़्यादा होगा। कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, दबाव बहुत ज़्यादा है सारे दुनिया के डॉक्टर्स का और उसके साथ दबाव होने के साथ-साथ हमने अपने बहुत सारे साथियों को खोया भी है। अगर आप देखें तो इसमें जितने लोग डॉक्टर्स आज तक कभी किसी बीमारी से आज तक नहीं मरे, ना किसी लड़ाई में मरे। वर्ल्ड वॉर 2 में भी डॉक्टर्स नहीं मरे बिकॉज़ वो प्रोटेक्टेड रहते थे और उनको दूसरी अपोजिशन की भी जो देश होते थे वो भी नहीं उनको मारते थे बिकॉज़ जहाँ आर्मी में भी जहाँ मेडिकल कैंप होते थे वो एक उस पर नो वॉर उस जोन तरह से घोषित एक रहता। प्रोटेक्शन होता है। जी जी। तो उस तरह से, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी आई जिसने डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर वर्कर को भी नहीं छोड़ा और सबसे ज़्यादा हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की जान ली है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये बात सही है कि उसके बावजूद भी सारे डॉक्टर्स हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं। कहीं-कहीं लेकिन ये ज़रूर है कि एक तरफ डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर जिसमें नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अपना रोल अदा करता है, वो अपना कर रहे हैं बावजूद इसके कि इतना खतरनाक बीमारी है। लेकिन दुःख कभी-कभी इसलिए होता है, बीमारी से लड़ने में दुःख नहीं होता और कई बार अपने लोगों को खो देते हैं उससे भी नहीं होता। लेकिन कभी-कभी दुःख तब होता है जब हमारे किसी कारण से ऑक्सीजन की कमी से या जो कि इतनी कंडीशन खराब हो जाए मरीज की या कोई उसमें दूसरी बीमारियां हों, कोमॉर्बिडिटी हो जिसकी वजह से मृत्यु अगर हो जाए। तो आज की डेट में इतना होने के बावजूद भारत सरकार एप्रिशिएट कर रही है, आप लोग मीडिया वाले भी एप्रिशिएट कर रहे हैं, सरकारें जितनी भी हैं, दुनिया एप्रिशिएट कर रही है डॉक्टर्स को, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स ने उनके मरीज को नहीं बचाया तो डॉक्टर्स के ऊपर ही आक्रमण कर देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इस तरह की घटनाओं को कि हम नहीं। जितना सर मैंने डॉक्टर्स के विषय में अध्ययन किया है, सबसे लंबे वक्त तक पढ़ाई करने के बाद
बहुत ज़्यादा नेम नहीं, फेम नहीं, पैसा नहीं, अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो एक माइंड सेट ही होता है कि मानवता की सेवा करनी, इसलिए डॉक्टर बनना है। फिर सेवा शर्तों में सुदूर अंचलों में सेवाएं देना। अब सर एक और बड़ी चुनौती, एम्स कहीं ना कहीं, भोपाल एम्स पूरे मध्य प्रदेश से कनेक्ट है। एक बड़ी चुनौती इस समय एम्स एक तरीके से कहना चाहिए कि सर कम्युनिकेशन सेंटर बना हुआ है। सारे डॉक्टर्स, बड़े बड़े कंसल्टेंट लगातार बात कर रहे हैं, सरकारें भी आपसे सलाह ले रही हैं। अब ये गांव की तरफ भी प्रवेश कर रहा है सर, तो अगर वहां से दबाव बढ़ा तो और मुश्किलें बढ़ेंगी। तो जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको लेकर सरकार से कुछ डिस्कशन हुआ, या किस स्तर पर वहां रोका जाए, इसको लेकर सर कोई वार्ता हुई, कोई किसी चर्चा में आप शामिल हुए हों इसको लेकर ऐसे? ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ये सरकारें भी और हम सब लोग जो डिसीजन मेकिंग में, एडवाइजरीज में जहाँ जहाँ हम लोग अपना रोल अदा कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों का एक बहुत बड़ी चिंता है फ्यूचर में कि जब ये रूरल एरिया में फैल जाएगा, वहाँ देखिए अभी भी प्राइमरी केयर जिसको हम कहते हैं, वहाँ अभी भी वेंटिलेटर तो छोड़ दीजिए, इवन ऑक्सीजन का भी प्रबंध नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित भी है और कोशिश भी कर रही है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल को हमको एटलीस्ट उसको वो करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा उसको, और वहाँ पर ये सारी सप्लाईज देनी पड़ेंगी जिससे एटलीस्ट उस जिले के लोग वहाँ तक आ सकें और उनको सेवाएं मिल सकें। जी, जिस प्रकार से सर जो आपने कहा कि चूंकि उस स्तर पर उनको कहीं ना कहीं समझाइश देनी पड़ेगी, तो अभी जो एक जागरूकता रोको टोको अभियान सरकार बहुत अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर रही है। और इस बात से, चूंकि आपकी आपकी बात से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जब बहुत स्पष्ट है कि एक संक्रामक रोग है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, और इस समय जो बहुत ही आवश्यक हो स्थिति होती तो बाहर निकलते, तो ये जो कोरोना कर्फ्यू है बहुत लंबे समय तक, एक आध हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। कहीं ना कहीं सरकारों को जो छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए तो बाजार खोलने ही पड़ेंगे। जैसे विदेशों में हुआ कि वहाँ मार्केट खुले, ऑफिसेस खुले, लेकिन उन्होंने उसको या तो अल्टरनेट उस पर रखा, या टाइमिंग शिफ्ट बढ़ा दी। जो काम एक शिफ्ट में होता था उसको 2 शिफ्ट में किया, और जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उनको अल्टरनेट डेज में डिवाइड कर दिया कि कोई मार्केट कभी खुलेगा। तो एक दूरगामी सर रणनीति बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी आयोजन भी हो गए, तमाम सारे धार्मिक आयोजन हो गए, रैलियां हो गई, और अब ये जो इसके बाद एकदम जो संख्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से ये उसकी परिणति है। तो तीसरी लहर के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन अभी से लेने पड़ेंगे, क्योंकि फिर अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है सर। देखिए हमारे यहाँ दुर्भाग्य से ये सब चीज़ें हम राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर देखा जाए तो भारत बहुत सेंसिटिव देश है जी। अगर यूके का मैं एग्जांपल दूं तो यूके में इस साल भी जब दोबारा सेकंड लहर जब आई थी तो उन्होंने 2 महीने का कंटिन्यूअस लॉकडाउन किया था। और उस समय उनका कहना ये था कि हमारे लिए जिंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी कभी भी हम रिवाइव कर सकते हैं। इकोनॉमी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने जिंदगियों को दी, और यही कारण है कि आज की डेट में यूके में ऑलमोस्ट सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। उसी तरह से फ्रांस और जर्मनी का भी एग्जाम्पल्स है, उन्होंने भी छोटे छोटे जैसे आपने कहा लॉकडाउन किए या समझाइश दी, बाजार कुछ बंद किए, कुछ शिफ्ट्स में किए, अल्टरनेट किए, तो उस तरह से किए गए। हमारा भारत देश है उसमें सारी दुर्भाग्य से एजुकेशन की, शिक्षा की कमी की वजह से ये सब हुआ, क्योंकि हम लोगों में अशिक्षित लोग इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है कि उनको कोई समझाइश दी जाए तो वो समझ नहीं पाते हैं, चाहे साइंटिफिक कारण हो या कोई कारण बताएं। दूसरे देशों में जो एजुकेटेड वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें ये है कि वो खुद पढ़ते हैं चीज़ों को और पढ़ के समझते हैं और उसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करके और वो उस पर अमल भी करते हैं। सरकार ने अगर कोई समझाइश दी है और उनकी समझ में आ गई कि ये इस तरह से वैज्ञानिक तरीके से सरकार ने कोई आदेश दिया है
तो उसको वो फॉलो करते हैं। जी लेकिन इंडिया में नहीं हुआ, बिकॉज कई बार हमने देखा कि कुछ ऐसी जो भी है, बहुत सारे लोगों का कहना, बहुत सारी पब्लिक ये भी कहती है कि हमको जब रैलियां होती हैं, इलेक्शन रैली, उसमें उनको नहीं होता तो हमको क्यों होगा, कुंभ में नहीं हुआ तो हमको क्यों होगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से पब्लिक को समझाना, डॉक्टरों के लिए या जो एक्सपर्ट्स हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक आप ही बात। मेरे सामने कहें कि साहब इलेक्शन में रैली में नहीं हुआ डॉक्टर साहब, मुझे आप कह रहे हैं, तो मेरे पास क्या जवाब होगा, बिल्कुल मैं ठीक। समझा नहीं पाऊंगा फिर आपको अच्छी तरीके से। जी तो ये कभी कभी इस तरह से हो जाता है। जी। अगर सर मैं भारतीय चिकित्सा प्रणाली की बात करूं या भारतीय चिकित्सा शिक्षा की बात करूं तो विश्व में भारतीय चिकित्सा शिक्षा को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो, जो मेरी नॉलेज है या शायद आप मेरी बात से सहमत हों, कि वहाँ भारतीय डॉक्टर ना हो। और फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स तो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फेमस हैं। तो आप सौभाग्य है कि भोपाल एम्स आपके कार्यकाल में संचालित हो रहा है, आपके तत्वाधान में संचालित हो रहा है, आपकी सरपरस्ती में संचालित हो रहा है। तो बतौर भोपाल एम्स के मुखिया होने के नाते प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि चिकित्सा सुविधाएं अपनी जगह हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं, महामारी है तो क्या एहतियात रखें, क्या करें? इस अंतिम प्रश्न के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। जी बिल्कुल, मैं अपनी सारी मध्य प्रदेश की और एडजॉइनिंग एरिया हैं जो आसपास के, उनको सबको बार बार ये कहूँगा, और शायद कुछ आपके दर्शक ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेरे बयानों को पहले ऑल इंडिया रेडियो पे या दूसरे चैनल्स पर भी सुना होगा। जी मैं बार बार ये कहता हूँ और दोबारा कहूँगा और कई बार कहूँगा, और आज भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकारें कोशिश कर सकती हैं, सरकारें हर चीज़ नहीं कर सकती। बहुत सारी चीज़ें हमको अपना आत्मसंयम और अपनी जिम्मेदारी को भी उतना ही समझना चाहिए जितना कि सरकार का कर्तव्य समझना चाहिए। बिकॉज कई बार हम अपने अधिकारों की करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं। ठीक। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से दोबारा ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कितने भी बेड बढ़ा दें, आज हम 100 बेड बढ़ा देते हैं, 50 बढ़ा देते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होंगे, कहीं न कहीं तो लिमिट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग इस बीमारी को रोकने में अपना साथ दें, समाज का साथ दें, सरकारों का साथ दें, डॉक्टरों का साथ दें। और वो कैसे हो सकता है? मास्क पहनिए, और मास्क जब मैं बात करता हूँ मुँह और नाक दोनों पे पहनिए। हाथों की सफाई बार-बार करते रहिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए। बिकॉज़ हालाँकि आजकल ये कहा जा रहा है, लैंसेट एक बहुत बड़ा जर्नल है, उसमें ये बात आई है कि एयरबॉर्न है। कोई बात नहीं है, हवा में भी रहता है तो भी आपको मास्क ही बचा सकता है। ठीक तो बात। इसलिए मास्क का कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि मास्क आप पहन के रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, तो ये ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को दोबारा से आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि आप बीमार हो जाते हैं, तो हमारे पूरा प्रयत्न है कि हमने 500 बेड किए हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सारे 500 के 500 बेड हमारे भरे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से खाली होते जाते हैं तो हम आप लोगों को देते रहते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि 500 हों चाहे 600 हों, बेड कभी भी सफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। जी ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तुम्हारे साथ जुड़े हुए थे भोपाल एम्स के निदेशक डॉक्टर शर्मन जी ने कहा कि स्वनियंत्रण, आत्मनियंत्रण, सजगता और बचाव और सावधानी यही एकमात्र उपाय है जिससे इस संक्रामक बीमारी की जो चेन है उसको तोड़ा जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। चूंकि अनायास आई है और एक बहुत तेज रफ्तार में आई है, तो उस लिहाज से व्यवस्थाएं जुटा पाना सरकार के लिए चुनौती है, सरकार कर रही है। लेकिन जिस चीज से इसको मूलतः रोका जाता है या रोका जा सकता है, वो जवाबदेही जनता की है। तो जनता ये ध्यान रखे कि आप लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें, सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के ना जाएं, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग कह लें उसका पालन करें। ये सारे एहतियात कहीं ना कहीं कोरोना की रफ्तार को रोकने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।